Hello everyone and welcome back once again for another session of line by line explanation of the chapters। देखिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 9 की जो इंग्लिश की बी हाइव बुक है इसका चैप्टर नंबर 8 है आज हमारे पास, रीच फॉर दी टॉप, यानी कि ऊंचाइयों के लिए पहुंच। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे हमने म्यूजिक के जो चैप्टर्स पढ़े थे ना, 2 पार्ट्स पढ़े थे साउंड ऑफ द म्यूजिक वाले, जैसे उसमें आपको 2 पार्ट्स 2 मोटिवेशनल स्टोरीज बताई हुई थी बेसिकली कि अगर एक इंडिविजुअल डेडिकेटेड है, अगर मेहनत लगन करने का उसमें जज्बा है तो वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। तो इस चैप्टर में भी आपको ऐसे ही 2 पार्ट्स बताए हुए हैं जो कि मैं फिर से कहूंगी कि 2 मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, जिसमें से हम आज एक पहला डिस्कस करेंगे, संतोष यादव। तो देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में, इस पार्ट में संतोष यादव के द्वारा किस टॉप या किस ऊंचाई को हासिल करने की, किस विजय को हासिल करने की बात इस चैप्टर में, इस पार्ट में हमसे कही गई है। Think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize। आइडलाइज का मतलब या किसी को अपना आइडल मानना, इसका मतलब है कि आप किसे अपनी लाइफ में आदर्श मानते हो, आप किसकी तरह बनना चाहते हो। तो यहाँ आपको कह रहे हैं कि कुछ वक्त के लिए, कुछ पल के लिए सोचो और 3, 4 या 5 लोगों के नाम अपने लिस्ट में ऐड ऑन करो। एक लिस्ट बनाओ छोटी सी जिसमें आप उन लोगों के नाम दर्ज करोगे जिन्हें आप अपनी लाइफ में आदर्श मानते हो, मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अलग मुकाम अचीव किया है, हासिल किया है। वो किसी भी स्फीयर के, मतलब किसी भी जॉनर के हो सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो आर्ट है, चाहे वो कल्चर है। मतलब आप किसी भी म्यूजिशियन या किसी आर्टिस्ट, किसी का भी नाम सजेस्ट कर सकते हो। तो दैट इज जस्ट एन एक्टिविटी फॉर यू गाइज। लेकिन अगर हम हमारे चैप्टर से स्टार्ट करें तो देखो हमें यहाँ पर ये संतोष यादव का इसमें जिक्र है। अब आपको पता होना चाहिए कि संतोष यादव कौन है, आपको पता भी होगा कि कौन है। तो देखते हैं कि हमें उनके बारे में क्या जिक्र बताया हुआ है। ये महिला, दी ओनली विमेन इन दी वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये एक अकेली महिला है ऐसी, हु हैज स्केल्ड Mount Everest twice, was born in a society where the birth of son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome। देखो यहाँ पर आपको संतोष यादव का जिक्र करते हुए क्या बता रहे हैं कि ये पूरे विश्व में एक अकेली ऐसी महिला हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट, अब ये पहाड़ की चोटी का नाम आपको बता रखा है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार मतलब विजय हासिल की है, विजय प्राप्त की है। हैज स्केल्ड का मतलब यहाँ पर विजय प्राप्त करने से है, 2 बार, ट्वाइस। और ये ऐसे समाज में इनका जन्म हुआ था जहां पर एक बेटे के जन्म को एक ब्लेसिंग्स माना जाता था, मतलब माना जाता था कि हाँ भगवान का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। लेकिन एक डॉटर के, एक पुत्री के जन्म को ऑल्दो अभिशाप तो नहीं माना जाता था, लेकिन उतना ज्यादा वेलकम नहीं किया जाता था अगर एक गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता था। मतलब यहाँ पर बेसिकली जो हमारे समाज में लड़का और लड़की के जन्म के वक्त जो वो डिफ्रेंसिएशन होता है ना कि नहीं बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर इस तरीके का आपको जिक्र किया गया है कि वो इस तरह की सोसाइटी में उनका जन्म हुआ था। When her mother was expecting संतोष, यहाँ पर मतलब है कि जब उनकी माँ गर्भवती थी, संतोष का जन्म होने वाला था, उससे पहले का यहाँ पर आपको छोटा सा एक जिक्र है कि अ ट्रेवलिंग होली मैन, मतलब ट्रेवलर का मतलब क्या होता है, यात्री होता है ना। तो यहाँ पर बेसिकली बात की गई है कि कोई मतलब धार्मिक व्यक्ति था जो कि यूं ही गुजर रहा था, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग्स। तो उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स, अपने आशीर्वाद उन्हें दिए थे। और क्या एज्यूम करते हुए दिए थे, क्योंकि समाज में क्या प्रथा थी कि बेटे के जन्म को वेलकम किया जाता था लेकिन बेटी के जन्म को नहीं किया जाता था। तो उन्होंने इसी बात को एज्यूम करते हुए, मान्यता देते हुए, दैट शी वांटेड अ सन, तो उन्होंने वो ब्लेसिंग्स दे दी कि
बेटा हो, ठीक है। तो बट लेकिन क्या हुआ, टू एवरीवन्स सरप्राइज, लेकिन सभी के लिए बहुत ही अचंभित करने वाली बात थी कि दी अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, देखो यहां लिखा हुआ है ना, मदर वॉज एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट कर रही थी। यहां पर एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद लगाने से नहीं है, यहां पर होता है कि जब माँ बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो हम उस वक्त जनरली ये वर्ड यूज करते होते हैं कि मदर इज एक्सपेक्टिंग, कि माँ गर्भवती है। तो यहां कहा जा रहा है कि अभी उस अजन्मे बच्चे की जो दादी माँ थी, ग्रैंड मदर थी, उन्होंने क्या कहा, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो उस वक्त वहां मौजूद थी जब वो होली मैन संतोष की माँ को आशीर्वाद दे रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि उन्हें एक सन, एक पुत्र नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, अब उसने तो सरप्राइज होना ही था, क्यों, क्योंकि उस वक्त समाज में सन को वेलकम किया जाता था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए। नेवरदलेस, लेकिन फिर भी ही गेव दी रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, कि जैसा आशीर्वाद उन्हें देने के लिए कहा गया था उस तरीके का ही आशीर्वाद उन्होंने दे दिया, मतलब पुत्री क्या, ठीक है। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि भाग्य में, मतलब भाग्य को मंजूर था, बिल्कुल उसी तरीके से क्या हुआ कि दी ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, मतलब भगवान ने तो पहले ही तय किया हुआ था कि पुत्री का जन्म होगा, है ना, लेकिन बात क्या बनी, वो बात बन गई कि आशीर्वाद दिया था होली मैन ने, तो उनके आशीर्वाद की वजह से ये पुत्री हुई है, ठीक है। तो संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन दी फैमिली विद 5 सन्स। तो अब यहां पर आपको क्लियर होता है कि क्यों वो कह रही थी कि हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें एक बेटी ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 5 बेटे थे। तो संतोष अपने 5 भाइयों की एक इकलौती बहन बनी। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, तो 5 भाइयों की एक बहन बनी। शी वॉज बोर्न इन दी स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। तो ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पास में एक छोटा सा गांव था जोनियावास, जहां पर उनका जन्म हुआ। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, और नाम क्या रखा गया, संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट, कंटेंटेड होना, सेटिस्फाइड होना, इसलिए कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन, संतोष से आप अंदाजा लगा सकते हो। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, क्योंकि वो एक छोटे से गांव में जन्मी थी, तो उन्हें वहां का जो ट्रेडिशनल वे था जिंदगी जीने का, वो तौर तरीके, वो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग लाइफ उन्हें नहीं सेटिस्फाई करता था। वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस, तो उन्हें उस वक्त सब्र सा, एक संतोष सा महसूस नहीं होता था। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम दी स्टार्ट, मतलब एक तरीके से गांव के तौर तरीके उन्हें नहीं पसंद आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी शर्तों के अकॉर्डिंगली, अपनी टर्म्स के अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दिया। वेन वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, अब क्योंकि विलेज था तो बाकी की जो लड़कियां थी वो तो जो सांस्कृतिक के अकॉर्डिंगली, कस्टम के अकॉर्डिंगली ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहना करती थी, लेकिन संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, लेकिन संतोष को छोटे छोटे कपड़े पहनना, या हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि उन्हें वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने ज्यादा अच्छा लगता था। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, अब लुकिंग बैक का मतलब ये नहीं है कि पीछे मुड़कर देखा, यहां पर लुकिंग बैक का मतलब है कि अगर पुराने समय को याद करते हुए शी सेज नाउ, वो अब क्या कहती हैं, संतोष यादव अब क्या कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड। नाउ देखो कौन सा क्वाइट लिखा हुआ है, इस क्वाइट का मतलब क्या है, फुल, कि फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही मैं पूरी की पूरी निश्चित थी, मतलब दृढ़ निश्चय थी, डिटरमाइंड थी, दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, मतलब जो रास्ता मैं चुन रही हूं अगर वो सही है, रैशनल है, सोच समझ कर लिया गया, मतलब अगर मेरा डिसीजन है, तो अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, तो जो मेरे आसपास लोग हैं वो बदलेंगे, मैं क्यों बदलूं जब मैंने सही रास्ता चुना है, ठीक है। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स, एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, प्रॉस्पेरस, की बहुत ज्यादा अमीर थे, तो अच्छे खासे जमींदार थे।
who could afford to send their children to the best schools। मतलब इतना पैसा था कि वो बेस्ट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते थे, इवन टू दी कंट्रीज कैपिटल। अब हमारी कंट्री कौन सी है? इंडिया, और इंडिया की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली, ठीक है, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय। तो हरियाणा, रेवाड़ी के ना पास ही है दिल्ली, तो इसलिए यहां बोला गया है कि इवन वो इतने मतलब एफिलेंट थे, इतने रिच थे कि वो अपने बच्चों को दिल्ली में भी पढ़ाई के लिए भेज सकते थे। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, अब देखो इसका मतलब क्या है? इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम। नाउ इस फ्रेज का मतलब क्या है? फॉलोइंग या इन अकॉर्डेंस विद या अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसी प्रथा चलती आ रही थी उस कस्टम के अकॉर्डिंगली, उस प्रथा के अकॉर्डिंगली संतोष हैड टू मेक डू। नाउ अब ये फिर से एक फ्रेजल है, क्या है ये? हैड टू मेक डू मतलब करना पड़ा विद दी लोकल विलेज स्कूल, मतलब उन्हें शुरुआत अपने एक लोकल विलेज स्कूल से ही करनी पड़ी, मतलब गांव के एक स्कूल से ही उन्हें अपनी शिक्षा की शुरुआत करनी पड़ी, ठीक है। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट। अब देखो यहां क्वाइट कौन सा था? यहां फुल वाला था। अब ये वाला क्वाइट कौन सा है? शांत वाला। तो उन्होंने क्या निश्चय किया, उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वो इस सिस्टम से, समाज के इस सिस्टम से, इस कुरीति से लड़ेंगी, लेकिन अपने ढंग से शांतिपूर्वक तरीके से लड़ेंगी। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, कि जब सही पल आएगा तब मैं लड़ूंगी, ठीक है। अब क्या हुआ? एंड द राइट मोमेंट केम, और सही पल, सही वक्त आया। कब आया? व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 वर्ष की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। तो उस वक्त के टाइम की आपको बात बता रहे हैं कि उस वक्त क्या होता था, जब 16 साल की लड़की हो जाती थी तो गांव में ये प्रथा थी कि शादी कर दो। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। तो बिल्कुल इसी तरीके का ही दबाव, प्रेशर संतोष पर भी था। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। उनके दिमाग में शादी जितनी जल्दी वो कह रहे हैं उतनी जल्दी करना वॉज दी लास्ट थिंग। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस फ्रेज, दी लास्ट थिंग? लास्ट थिंग का मतलब होता है लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब उनके अकॉर्डिंगली जो शादी थी इतनी जल्दी करना वो बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट थिंग थी। मतलब वो बिल्कुल भी इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, वो बिल्कुल भी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। तो शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। तो उन्होंने अपने माता पिता को डराया, थ्रेटन किया, मतलब धमकाया एक तरीके से। अब वैसे नहीं जैसे हमें हमारे पेरेंट्स धमकाते हैं, मतलब उन्होंने सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बात, अपना पक्ष अपने माता पिता के सामने रखा और बहुत ही कॉन्फिडेंटली रखा। क्या कहते हुए? कि वो तब तक शादी नहीं करेंगी जब तक उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल जाती है, जब तक उन्हें प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल जाती है। शी लेफ्ट होम, तो उन्होंने घर छोड़ दिया। एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। अब एनरोल्ड का मतलब क्या होता है? एडमिशन ले लेना। तो दाखिला ले लिया उन्होंने दिल्ली के एक स्कूल में। वेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन। अब होता है ना कि माता पिता कहते हैं कि हम नहीं मदद करेंगे, कर लो, कैसे करोगी पढ़ाई। तो ऐसा क्या हुआ? तो यहां पर उनके पेरेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि हम तुम्हारी एजुकेशन के लिए कोई पेमेंट नहीं देंगे। तो उन्होंने शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड, अब उन्होंने बहुत ही विनम्र तरीके से इन्फॉर्म कर दिया अपने प्लान्स के बारे में, कहते हुए कि ठीक है, आप अगर नहीं पैसा दोगे तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी, वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। तो मैं पैसा कमाऊंगी, अर्न करूंगी, पार्ट टाइम जॉब करूंगी और फिर अपनी स्कूल फी भरूंगी। तो इससे क्या हुआ? इससे उनके पेरेंट्स को ये अंदाजा हो गया कि नो, शी इज डिटरमाइंड, कि वो पूरे के पूरे डिटरमाइंड हैं कि वो अपनी एजुकेशन हासिल कर रहेंगे। तो हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। तो फिर उसके बाद उसके जो पेरेंट्स थे, उनके जो पेरेंट्स थे संतोष यादव के, वो मान गए और उनकी पढ़ाई के लिए उन्होंने फी वगैरह जो भी पे करनी थी वो पे करना शुरू कर दिया। अब आगे क्या हुआ? विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, थोड़ा और पढ़ लें, थोड़ा और पढ़ लें। तो विशिंग, ये विश थी उनकी। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो और उनके पिताजी जो कि धीरे धीरे उनकी इस रिक्वेस्ट को मानते चले जा रहे थे कि चलो ठीक है, अगर कह रही है पढ़ना है और तो चलो ठीक है और पढ़ने दो। फॉर मोर एजुकेशन संतोष
passed the high school examination and went to जयपुर। तो स्लोली क्या हुआ कि उन्होंने हाई स्कूल की एग्जामिनेशन मतलब 12वीं की वो जो शिक्षा थी या और हायर एजुकेशन जो थी वो उन्होंने हासिल कर ली और फिर वो कहाँ चली गई, आगे की पढ़ाई करने के लिए जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। तो आपको यहां पर बता दिया कि उन्होंने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया और वहां वो जिस हॉस्टल में रहने लगी थी, क्योंकि जयपुर दूर है ना, तो जयपुर में वो एक हॉस्टल में रुकी थी जिसका नाम था कस्तूरबा हॉस्टल। संतोष रिमेंबर्स, अब फिर से रिकॉल करते हुए, याद करते हुए संतोष हमें क्या बताती हैं, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड दी अरावली हिल्स। मतलब जो कस्तूरबा हॉस्टल था सामने से ही वहां से अरावली की पहाड़ियां नजर आती थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वैनिश हो जाना मतलब गायब हो जाना। तो यहां पर बेसिकली आपको क्या कह रहे हैं कि वो ये कहती हैं कि मैं देखा करती थी कि किस तरह से मेरे रूम के कुछ विलेजर्स मतलब कुछ गांव वाले जो थे, लोकल लोग जो थे, वो किस तरह से ऊपर जा रहे हैं पहाड़ी पर और एकदम अचानक से ना गायब से ही हो जाते हैं, लुप्त से हो जाते हैं। तो वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। तो एक बार मैंने निर्णय ले लिया कि मैं खुद जाकर देखूंगी, चेक करूंगी कि आखिर वो जाते कहाँ हैं। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। माउंटेनियर्स का मतलब होता है पर्वतारोही, जो पर्वतों के ऊपर चढ़ाई करते हैं। तो मैंने वहां कुछ नहीं पाया, मैंने देखा कि वहां पर कुछ माउंटेनियर्स हैं। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ, मतलब मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, प्लेजेंट का मतलब होता है खुश होना, तो यहां पर प्लेजेंट सरप्राइज का मतलब है उन्हें पॉजिटिव में आंसर मिला। देखो आगे आपको बता भी रखा है, दे आंसर्ड मी इन दी एफर्मेटिव। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं जो नामवाचक वाले होते हैं, इंटैरोगेटिव होते हैं जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, जो पॉजिटिव वाले यस वाले होते हैं उनको एफर्मेटिव बोलते हैं। तो यहां पर है कि उन्हें एक पॉजिटिव रिप्लाई मिला, लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि हाँ आप हमें ज्वाइन कर सकती हो। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। अब टू टेक टू का मतलब क्या होता है, टू टेक टू का मतलब है यहां पर कि हाँ आओ और तुम भी हमारे साथ इस चढ़ाई में हिस्सा लो, पार्ट लो। तो टू टेक टू, ठीक है। और मुझे प्रोत्साहित भी किया, मुझे प्रेरित भी किया कि मैं भी क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटी में हिस्सा लूं। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। तो ये जो छोटी सी ये लड़की थी, कितनी उम्र थी, है ना, 16 वर्ष के बाद, अभी छोटी थोड़ी सी एज ही हुई है। तो फिर उसके बाद इस दृढ़ निश्चयी यंग गर्ल के लिए अराउंड 20 इयर्स की इनकी एज थी, तो फिर दोबारा से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। शी सेव्ड मनी, वो पैसे बचाती गई। एंड एनरोल्ड इनटू अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो अब उन्होंने इस इंस्टीट्यूट में अपनी एनरोलमेंट करवाई, मतलब अपनी एडमिशन करवाई। अब आगे आपको क्या बता रहे हैं, माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन दी 19th ऑफ मे। तो ये बता रही हैं क्योंकि पहले वो जयपुर में थी ना, जहां पर कस्तूरबा हॉस्टल में रुकी हुई थी, तो वहां पर उनकी पढ़ाई जो थी वो अप्रैल में खत्म होनी थी, लेकिन लेट खत्म हुई। कब खत्म हुई, 19 मई को जाके। और एंड आई वॉज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी, कहा, नेहरू इंस्टीट्यूट में। ऑन कब होना था, ऑन दी 21st। तो 19 को तो वहां से फ्री हुई हैं और 21st को वहां से ज्वाइनिंग करनी थी, तो घर जाने का मौका नहीं मिला। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड इसकी बजाय क्या किया, आई हेडेड स्ट्रेट फॉर दी ट्रेनिंग। तो जो वो पर्वतारोही बनने के लिए एक ट्रेनिंग करनी थी, मतलब माउंटेनियर बनने के लिए एक ट्रेनिंग लेने की जो जरूरत पड़ती है, ऐसे नहीं माउंटेनियर बन जाते होते हैं, ट्रेनिंग लेनी पड़ती होती है प्रॉपर। तो यहां पर है कि वो मैं सीधा वहां पहुंच गई, ये संतोष यादव जी की वर्डिंग है। तो आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी। एपोलॉजी का मतलब क्या होता है, माफी। तो माफी तो मांगनी थी ना घर पे कि सॉरी कि मैं घर नहीं आ सकती हूँ। तो एक लेटर ऑफ एपोलॉजी लिखा, किसको लिखा, टू माई फादर। देखो एक चीज ना हल्की सी झलक भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि संतोष यादव अपनी फादर के कितने क्लोज थे।
है ना। पहले भी जिक्र है ना कि धीरे धीरे उनके फादर जो थे वो इस बात को मानते गए थे कि हाँ थोड़ा और पढ़ लेने दो। तो यहां पर भी देखो आपको लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने फादर को एक लेटर ऑफ अपॉलॉजी लिखा कि विदाउट हुज परमिशन, कि मैं आपकी परमिशन के बिना मैंने उत्तरकाशी में अपने आप को एनरोल करवा लिया है, तो मुझे प्लीज माफ कीजिएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ज्यादा क्लोज थी तो पिताजी ऑब्वियसली है कि मान गए। तो आगे क्या हुआ, देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। अब एक्सपीडिशन का मतलब बेसिकली यहां पर हम कह सकते हैं एक अभियान, या एक जो ट्रेनिंग के अंडर कहते होते हैं ना प्रैक्टिकल, हमें नॉलेज देने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है। तो संतोष हर साल एक अभियान के फॉर्म में साथ में जाया करती थी, मतलब माउंटेनियरिंग करने के लिए जाया करती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, और जल्दी जल्दी तेजी से ही पर्वत चढ़ने की जो उनकी कौशल थी, जो कला थी, वो और भी ज्यादा निखरती चली जा रही थी। ऑल्सो शी डिवेलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोक। तो यहां पर बेसिकली आपको बताया गया है कि रिमार्केबल रेजिस्टेंस देखने को मिला टू कोल्ड एंड दी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अब पहाड़ जो है वो ऊंचे ऊंचे है ना, तो जैसे जैसे हम कहते होते हैं ना ऊंचाई पर चढ़ते चले जाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी, ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो धीरे धीरे संतोष यादव की बॉडी ने अपने आप को ऐसा डेवलप करना शुरू कर दिया कि वो ठंड भी रेजिस्ट कर पा रही थी, ठंड को भी रोक पा रही थी, बर्दाश्त कर पा रही थी, और हाइट पर भी किस तरह से सरवाइव करना है, सांस ले पाना है, वो सब भी वो कर पा रही थी। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। देखो इक्विप्ड का मतलब, वैसे तो हम इक्विपमेंट्स का मतलब कहते होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन यहां पर इक्विपमेंट या इक्विप्ड का मतलब है फर्निश्ड होना। मतलब वो उनकी विल पावर जो थी वो किस चीज से भरी हुई थी। यहां पर इक्विप्ड का मतलब है कि उनमें क्या क्या था। ये 3 चीजें आपको बताई गई हैं, उनकी विल पावर के बारे में, उनकी फिजिकल फिटनेस के बारे में, और उनकी मेंटल टफनेस के बारे में। ये 3 चीजों का यहाँ पर जिक्र है। आयरन विल का मतलब यहाँ पर है कि उनकी विल पावर आयरन की तरह, लोहे की तरह स्ट्रांग थी। उनकी जो फिजिकल फिटनेस थी, बॉडी थी, वो एंड्योरेंस मतलब टॉलरेंस, बहुत ज्यादा अच्छी उन्होंने फिजिकल फिटनेस बना ली थी कि वो टॉलरेट कर सकती थी ठंड को भी और एल्टीट्यूड को भी, मतलब हाइट को भी बर्दाश्त कर सकती थी। मतलब किस तरह से कम मात्रा की ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर पाना है, उन्होंने वो सीख लिया था अपनी ट्रेनिंग के दौरान। और सबसे ज्यादा वो कहते होते हैं ना कि तन की तंदुरुस्ती से भी ज्यादा मन की तंदुरुस्ती मायने रखती है। तो एक अमेजिंग, एक बहुत ही बढ़िया मेंटल टफनेस उनमें देखने को मिला था, जिसकी वजह से वो बार बार अपने आप को प्रूव कर रही थी। The culmination of her hard work and sincerity came in 1992। देखो वैसे तो कल्मिनेशन का मतलब होता है क्लाइमैक्स या पीक पॉइंट। हम जैसे मूवीज में कहते होते हैं ना कि ये मूवी का क्लाइमैक्स था, ये सबसे अच्छा पार्ट था, है ना। यहाँ पर बेसिकली हम कह सकते हैं कि उनकी मेहनत और उनकी सच्चाई रंग लाई। कब? 1992 में। Just 4 years after she had shyly asked the Aravalli Mountaineers if she could join them। मतलब महज 4 वर्षों के बाद, मतलब 4 वर्ष बीत गए थे जब उन्होंने वो ऊपर अभी हमने जिक्र पढ़ा है ना इसी पेज पे कि अरावली हिल्स जब वो गई थी फाइंड आउट करने के लिए, और कुछ माउंटेनियर्स उन्हें मिले थे और उन्होंने उन्हें पूछा था कि क्या मैं भी आपका साथ दे सकती हूँ, मैं भी आपके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ, शामिल हो सकती हूँ। तो बहुत ही शर्मा के, शाइली मैनर से उन्होंने पूछा था, लेकिन उस शर्माई हुई लड़की ने 4 सालों की अपनी मेहनत में ये साबित कर कर बता दिया था। और क्या हुआ था उस वक्त? एट बेयरली 20 ईयर्स ऑफ एज, महज सिर्फ वो 20 वर्ष की थी उस वक्त, संतोष यादव स्केल्ड। अब स्केल्ड का मतलब मैंने आपको पहले भी पता है ना, विजय प्राप्त करना। तो स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की, मतलब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव दी फीट। तो मतलब सबसे छोटी उम्र में यंगेस्ट विमेन बनी पूरे विश्व में, जो कि अभी तक माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ
impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. मतलब यहाँ पर अब उनके एक करेक्टर स्केच के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रखा है कि सीनियर्स भी उनके साथ इम्प्रेस्ड थे, जिस तरह की वो क्लाइंबिंग स्किल्स यूज किया करती थी, मतलब जिस तरह के वो चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए कौशल दिखाया करती थी, मेंटल और फिजिकल फिटनेस का इस्तेमाल किया करती थी, शो करती थी अपना कैलिबर, वो उससे उनके सीनियर्स जो थे वो इम्प्रेस होते थे। और जो वो दूसरों के प्रति अपना कंसर्न शो करती थी, साथ में टीम वर्क की फॉर्म में काम करने का जो जज्बा दिखाती थी, उसकी वजह से उन्होंने अपने फेलो क्लाइंबर्स के दिलों में, फेलो क्लाइंबर्स का मतलब है कि उनके जो साथी क्लाइंबर्स थे उनके दिलों में एक स्पेशल जगह बना ली थी। ड्यूरिंग दी 1992 एवरेस्ट मिशन, तो अपने इस मिशन के दौरान जब उन्होंने एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट दी साउथ कॉल। तो मतलब आपको यहाँ पर जिक्र बता रहे हैं कि उन्होंने एक स्पेशल केयर भी, मतलब एक तरीके से उन्होंने केयर प्रोवाइड की, साथ में मदद की एक अपने फेलो क्लाइंबर की, लेकिन शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन वो बदकिस्मती से उसे बचा नहीं पाई थी, कामयाब नहीं हो पाई थी उसे बचाने में। हाउएवर, लेकिन शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह, लेकिन उन्होंने मोहन सिंह नामक एक और क्लाइंबर की जान बचा ली थी, who would have met with the same fate। फेट का मतलब होता है किस्मत, मतलब जो इसके साथ भी बिल्कुल वही होता जो दूसरे क्लाइंबर के साथ हुआ था, लेकिन had she not shared her oxygen with him, इसका मतलब है कि अगर उन्होंने, मतलब संतोष यादव ने अपनी ऑक्सीजन उनके साथ शेयर ना की हुई होती तो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना एल्टीट्यूड पर हम जैसे जैसे ऊंचाई पर चले जाते जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी, तो दैट मीन्स कि जो क्लाइंबर्स जाते हैं वो साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर जाते होते हैं, ताकि अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो वो ऑक्सीजन उन्हें अवेलेबल हो सके उन सिलेंडर्स के थ्रू। विद इन 12 मंथ्स, मतलब 12 महीनों के, मतलब 1 साल हो गया, संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज विमेन एक्सपीडिशन दैट इनवाइटेड हर टू ज्वाइन देम। मतलब अब मैं आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे होता है ना कि मेंबरशिप हासिल हो जाती होती है, तो यहाँ पर है कि सिर्फ 1 साल के अंतर्गत ही संतोष जो थी उन्होंने मतलब इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था कि वो अब इंडो नेपालीज विमेन एक्सपीडिशन, ये आपको संस्था का नाम बताया गया है कि एक अभियान के तहत विमेन एक्सपीडिशन का हिस्सा बन चुकी थी, जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया था कि आओ आप हमें ज्वाइन करो। शी देन स्केल्ड दी एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, तो अब दोबारा उन्होंने सेकेंड टाइम फिर से एवरेस्ट पर वो चढ़ी और उन्होंने फिर से जीत हासिल की, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज दी ओनली विमेन टू हैव स्केल्ड दी एवरेस्ट ट्वाइस। तो इसलिए फिर से, अब ये स्टार्टिंग था ना हमें इस चैप्टर में, तो आपको बता रहे हैं कि फिर से दोबारा से उन्होंने अब एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। पहले रिकॉर्ड क्या सेट किया था? यंगेस्ट विमेन का। अब फिर से दोबारा से उन्होंने सेट कर दिया कि ये अकेली एक ऐसी महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर 2 बार फतेह हासिल की है। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ, और अपने लिए भी उन्होंने कमाया एंड इंडिया के लिए भी कमाया। क्या कमाया? ए यूनिक प्लेस इन दी एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्वतरोही या जो माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं उनके बुक्स में हम कहते होते ना, जैसे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना मतलब नाम हासिल करना, एक मुकाम हासिल करना, यहां पर है कि उन्होंने अपने लिए और इंडिया के लिए एक स्पेशल, एक यूनिक प्लेस जो है वो कॉन्कर किया था जब उन्होंने ये माउंटेन क्लाइंबिंग की। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स। अब होता है ना हमारे देश में कि जब बहुत ही बढ़िया तरीके से जब कोई अचीवमेंट कर कर आते हैं तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट उन्हें सम्मानित करती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स दी पद्मश्री। तो उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उन्हें प्रदान किया गया, दिया गया। क्या दिया गया? सबसे टॉप ऑनर, टॉप सम्मान, हाईएस्ट अवार्ड उन्हें दिया गया जिसका नाम पद्मश्री।
नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड होना मतलब ये एक इमोशनल स्टेट आपको बता रहे हैं कि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो जब उन्होंने विजय हासिल कर ली थी, जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपनी विजय प्राप्त की, तो उस वक्त ना लिटरली मतलब बहुत ही ज्यादा वो खुश थी। संतोष हैज सेड, और उन्होंने क्या कहा है, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। एनॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, देखो आपने एनॉमरस वर्ड सुना होगा जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा, और देखो आपको यहाँ पर एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट का मतलब भी बता रखा है, अ वेरी ग्रेट मोमेंट, मतलब उनकी लाइफ का वो बहुत बड़ा मोमेंट था। और उसे सिंक इन, वैसे तो सिंक का मतलब होता है डूबना, लेकिन यहां है कि मैंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था और इस बात को हजम कर पाना, इस बात को पहले मैं खुद मतलब मैं खुद समझूं, टू बी अंडरस्टूड, इसे खुद मैं समझ पाऊं, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगा। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर। अब यहां पर अनफर्ल्ड का मतलब है लहराना, कि उन्होंने क्या किया उस वक्त जब वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो उन्होंने भारतीय तिरंगा जो था वो वहां लहराया या फहराया, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन दी रूफ ऑफ दी वर्ल्ड। मतलब हेल्ड इट अलोफ्ट मतलब हेल्ड इट अप हाई, मतलब ऊंचा मैंने उठा के रखा, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है उसके रूफ पर। फिर दी फीलिंग इज इनडेस्क्रिबेबल, मतलब वो जो फीलिंग थी मैं उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, बयान नहीं कर सकती हूँ। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय तिरंगा जो था वो दुनिया की सबसे ऊपर चोटी पर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, तो मेरे लिए ये बहुत ही एक तरीके से स्पिरिचुअल मोमेंट था, बहुत ही सुहावना पल था, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, तो मुझे अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा था एज एन इंडियन। ऑल्सो अ फेवरेंट एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब एक ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते उन्होंने क्या किया था, एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है जो अपने आप को एनवायरमेंट के, वातावरण के बहुत ही ज्यादा नजदीक समझता हो, जो वातावरण से भी प्यार करता हो। तो यहां पर है कि ट्रू और स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते संतोष यादव ने क्या किया था, शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम दी हिमालयाज। तो ये नहीं है कि जब वो ऊपर चढ़ाई चढ़ गई थी तो बाद में वो क्या लेकर आई हैं वो अपने साथ, वो अगर हम कहते हैं ना कि अब स्वच्छ भारत अभियान चला है, तो उन्होंने उस वक्त भी ये मुहिम शुरू कर दी थी। क्या किया था उन्होंने, 500 किलोग्राम तक का जो गार्बेज था, कूड़ा करकट था, वो अपने साथ हिमालय से वापस लेकर आई थी। तो यहां पर हमारा ये जो एक छोटा सा पार्ट था जिसमें किस तरह से संतोष यादव ने अपनी लाइफ में मुकाम हासिल किए हैं, किस तरह से उन मुकाम को उन्होंने मेंटेन किया है, वो सब कड़ी मेहनत लगन आपको इस चैप्टर के थ्रू प्रेजेंट की गई है। और मुझे उम्मीद है कि इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। शेयर दी वीडियोस, लाइक दी वीडियोस, अपने व्यूज भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।